जय हिंद और नमस्कार। ग्रोथ फंड यूपीएससी की महत्वपूर्ण कानूनों के अध्ययन को समर्पित ऐसी साप्ताहिक सीरीज में, साप्ताहिक श्रृंखला में मैं ध्रुव जैनी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 4 अप्रैल 2021 है, दिन रविवार है। आज के सत्र के दौरान हम लोग 17वां कानून देखेंगे। इस श्रृंखला के तहत हमने कुल 16 कानून देख लिए हैं, जो कि अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो। जैसे यह श्रृंखला इस पुस्तक के ऊपर आधारित है, हमें मालूम है ये पुस्तक हमारे पास यहाँ फिजिकल फॉर्म में भी उपलब्ध है। सर एलेक्स एंड्रू जॉर्ज के द्वारा यह लिखित पुस्तक है, बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है और सनदी सेवाओं के अभ्यर्थियों को ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। यह एक प्रकार का कंपाइलेशन है कानून को लेकर, जो कोई बातें हैं जो बिखरी पड़ी है अलग अलग स्रोतों में, अलग अलग सोर्सेस में, उनको यहाँ उठाकर लेखक ने एक जगह रखा है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरीके से क्राफ्ट किया है। 16 कानून फिलहाल हम लोग देख चुके हैं और एक बात महत्वपूर्ण, इस पुस्तक में कानूनों का वर्गीकरण किया गया है और कुल 12 वर्गों को यहाँ लेखक ने आइडेंटिफाई किया है और इन 12 वर्गों में अलग अलग कानूनों को यहाँ रखा गया है। जैसे जो है भारत के स्वाधीनता एवं भारत के संविधान के गठन के लिए जो महत्वपूर्ण कानून है उसका एक अलग विभाग है। स्वाधीनता के पश्चात का भारत का जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक संरचना है, वह उसकी जो विरासत है उसके संरक्षण के लिए, उसके संरक्षण हेतु जो कानून बनाए गए हैं उनको एक अलग से वर्गीकृत किया हुआ है। सिक्योरिटी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक अलग से वर्गीकरण किया हुआ है। तो इस तरह कुल 12 विभागों में, 12 वर्गों में यह हमारे भारत के महत्वपूर्ण कानूनों को, 100 से अधिक कानूनों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से आज हम लोग अगर वर्ग की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो मेंटेनिंग सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड अवर हेरिटेज के वर्ग के तहत यह कानून को लेकर आए हैं, जिसका नाम है द स्पेशल मैरिजेस एक्ट। इसी वर्ग में हमने कई सारे कानून देखे। सिटीजनशिप एक्ट से शुरू होता यह विभाग है। उसके बाद हमने जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट देखा, ठीक है, और अन्य कई सारे कानून देखे इसी वर्ग में। तो आज भी यही वर्ग से एक अति महत्वपूर्ण ऐसे स्पेशल मैरिजेस एक्ट यानी कि विशेष विवाह कानून 1954 की बात करेंगे, 1954 की बात करेंगे। सेम मोडस ऑपरेंडी से बात करेंगे, बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करेंगे और इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसका क्रिटिक्स देखेंगे इफ देयर इज एनी। साथ ही यह मूल चर्चा शुरू करने से पहले एक आपको अपील है दर्शकों को कि अगर आप सीरियस अभ्यर्थी है सनदी सेवा या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा के, तो आपका जीएस जो है वो हमारे ग्रोथ फंड यूपीएससी से आपका बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही निखरेगा। तो आप ग्रोथ फंड यूपीएससी के साथ आज ही जुड़े, हमारे प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसका जो कंटेंट है उसे एक्सप्लोर कीजिए, उसको पढ़े, ताकि आपकी जो जीएस को लेकर जो ज़रूरियात है, आपकी परीक्षा ज़रूरियात, तो वो आपकी परिपूर्ण हो सके। और ग्रोथ फंड यूपीएससी ऐसा सामर्थ्य रखता है कि वो आपका जीएस का जो पोर्शन है वो एकदम सॉलिड कर दे। तो कृपया आप हमारे चैनल में आए, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको तुरंत ही अपडेट मिल सके किसी भी वीडियो की, किसी भी कंटेंट की। प्लस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी छात्र है, जो सीरियस छात्र है, उन तक हमारा डेटा पहुंच सके, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। प्लस जैसे आपको यहाँ दृश्यमान है, ये जो सेशंस चल रहे हैं, ये जो सीरीज चल रही है, ये मात्र और मात्र यूपीएससी के लिए ही नहीं है, मगर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि आमतौर पे हमें जैसे मालूम है कि अगर हमें सरकारी परीक्षा देनी हो, चाहे जो कोई भी वर्ग की हो, चाहे वर्ग 4 की हो, पटवारी की हो या एसपी की हो, यानी कि वर्ग 1 की हो, सेम सिलेबस रहता है। जो भिन्नता रहती है वो डेप्थ की रहती है, कि आप कितना गहरा विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ एक स्टैंडर्ड गहराई के साथ चलते हैं, एक स्टैंडर्ड व्यू के साथ चलते हैं, जो कि आपकी सारी एग्जामों में, सारी प्रतियोगिता एग्जामों में, इंक्लूडिंग यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लॉ, सारी परीक्षाओं में आपको मददरूप हो सके। इस तरीके से हम लोग यहाँ आपके सामने रखते हैं, इसी दृष्टिकोण से पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग हमारी चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका कंटेंट देख सकते हैं। और आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप लोग हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो यही बात है। अब आते हैं मूल चर्चा पर, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, जिसमें कुछ कारणों की चर्चा करेंगे कि क्यों तब के नेतृत्व को ऐसा कानून लाना पड़ा और क्या ऐसी ज़रूरियात थी, देखेंगे। देखिए, सबसे प्रथम भारत, हमें मालूम है कि एक
डाइवर्सिटी से भरपूर देश है, काफ़ी सारी जातियाँ हैं, काफ़ी सारी धर्म, काफ़ी सारे धर्म है, काफ़ी सारी प्रजातियाँ यहाँ रहती है, यानी कि उपजातियाँ। तो यहाँ अगर किसी व्यक्ति को अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ अगर उसे विवाह करना है, वो उसके धर्म से बाहर का हो, उसके ज्ञाति से बाहर का हो, तो उसके लिए यह एक्ट जो है वो अच्छा सा मैकेनिज्म है। उन प्रकार के विवाहों को, चाहे इंटरकास्ट हो या इंटर रिलीजियन हो, दोनों प्रकार के विवाहों को सम्मति देने वाला यह कानून है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, प्लस ऑर्थोडॉक्सी भी है, यानी कि रूढ़िवादी हम लोग कह सकते हैं, रूढ़ि चुस्त कह सकते हैं, जो कि पुराने रीति रिवाजों से बाहर ना आ सके। उनका माइंडसेट ही पुराने रीति रिवाजों के साथ सेट हो गया हो, वो नए समय को, नए नीति नियमों को एक्सेप्ट ना कर सके, स्वीकार ना कर सके, तो उनको ऑर्थोडॉक्सी कहा जाता है। और भारतीय समाज में यह ऑर्थोडॉक्सी हमें देखने को मिलती है। भारत का जो समाज है उसका एक लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेष लक्षण है, हम लोग ये ऐसा कह सकते हैं। तो इसी ऑर्थोडॉक्सी को दूर करने के लिए और इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजों को वैधता प्रदान करने के लिए यह कानून भारत में दाखिल किया गया 1954 में। ठीक है। अन्यथा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ऑर्थोडॉक्सी समाज है, ये ऐसे मैरिजेस को स्वीकार ही नहीं करता था। वैसे तो ऐसे मैरिजेस करने वाले का समाज में कोई स्थान ही ना रहता। ठीक है, हमारे प्राचीन भारत में। मगर धीरे धीरे मॉडर्नाइज्ड युग आने लगा, भारत के ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों के जो नीति नियम थे वे भारत में आए, तो इसी के साथ ही यहाँ इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज आया। और स्वतंत्रता के पश्चात इसे अवैध बनाने के लिए एक कानूनी संरचना जरूरी थी, एक कानूनी संरक्षण ऐसे मैरिजेस को मिले, ये जरूरी था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1954 में ये कानून पारित किया गया। वैसे यह कानून को एक्सेंट 1954 में मिली, मगर इसका लागू 1 जनवरी 1955 से हुआ। ये कानून पूरा लागू 1955 से हुआ। इसे एसेंट मिली थी 1954 में, और इसीलिए ये स्पेशल मैरिजेस एक्ट यानी कि विशेष विवाह अधिनियम या विशेष विवाह कानून 1954 के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। वैसे कुछ प्रयत्न हुए थे ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा लगभग 1870 में, 1870 में, क्योंकि धीरे धीरे यूरोपियंस यहाँ भारत में आने लगे, अंग्रेज भी आने लगे, यहाँ सेटल होने लगे, और यहाँ के लोकल भारतीयों के साथ वे विवाह करने लगे, वे विवाह संबंध जो है रखने लगे। तो इसी को वैध रूप देने के लिए तब थर्ड एक्ट ऑफ 1870 पारित किया गया था। थर्ड एक्ट ऑफ 1870 was framed and implemented. कि तब के यूरोपियंस को ये छूट मिल सके, ये परमिशन मिल सके कि वे भारत के नेटिव महिलाओं के साथ या भारत के नेटिव कोई पुरुष के साथ वे विवाह संबंध रख सके। तो यहीं से शुरुआत हुई थी। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि स्वाधीन भारत में ऐसा कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं था, प्लस ये लॉ थोड़ा पुराना था, तो उसकी अपनी सीमाएं थी, अपनी मर्यादा थी। तो इसी के लिए इसको रिप्लेस करने वाला, थर्ड एक्ट ऑफ 1870 को रिप्लेस करने वाला ये स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 को भारत में बनाया गया, भारत में लागू किया गया, ताकि इंटर फेथ, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज करने वाले लोगों को सहूलियत रहे, उनको कानूनी एक कवच प्रदान हो। तो ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसका कारण है। अब हमें आगे देखना है कि इसके क्या उद्देश्य थे, साथ ही में इसमें ऐसे क्या मूलभूत जो है ऐसे क्या मूलभूत प्रावधान है जो कि इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस को वैध रूप प्रदान करते हो। देखेंगे, शुरुआत ऑब्जेक्टिव से करेंगे। इसके मूलभूत उद्देश्य से 2 प्रकार के उद्देश्य थे। सबसे प्रथम, टू प्रोवाइड एन स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज, विवाह का एक विशेष रूप प्रदान करना, इट्स रजिस्ट्रेशन एंड इट्स डाइवर्स, इसका पंजीकरण और इसका डाइवर्स, तीनों ही चीजें यहाँ इस एक्ट में देखी गई है। सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज भी देखा गया है,
प्लस उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ इसी कानून में देखा गया है। और ऐसे मैरिजेस में जो विवाह विच्छेद होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, जो तलाक होते हैं, वो भी यहाँ ही देखा गया है। आगे देखें तो टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल हु वांट टू एंगेज इन इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज, ऐसे लोगों के हितों की रक्षा कि जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस करना चाहते हो, अंतर ज्ञातीय या अंतर धर्म मैरिजेस करना चाहते हो, ऐसे लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए इस कानून को 1954 में पारित किया गया और 1 जनवरी 1955 से लागू किया गया, जो आज दिन तक लागू है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात थी। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखने हैं, मुख्य प्रावधान देखने हैं। उसके तहत सबसे प्रथम है कंडीशन ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। सोलेमनाइजेशन यानी कि संपन्न होना। जब हम लोग ऐसे कानून की बात करते हैं, विशेष तौर पे विवाह के कानून हो, बाल विवाह जो है निवारक कानून हो, तो इसमें सोलेमनाइजेशन शब्द बार बार आता है। इसका सिंपल मीनिंग है संपन्न होना, कोई भी विवाह प्रक्रिया या विवाह विधि। देखेंगे द कंडीशन विच आर टू बी फुलफिल्ड फॉर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिजेस। फर्स्ट, नाइदर ऑफ पार्टीज हैविंग ए लिविंग स्पोज। किसी भी पक्ष को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको उनका कोई जीवन साथी होना नहीं चाहिए, ये इसकी प्रथम शर्त है। दूसरी, बोथ पार्टीज आर कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, यानी कि साउंडनेस ऑफ माइंड। ये थोड़ी फॉर्मल बात है, फॉर्मेलिटी है, जो कि आमतौर पे ऐसे ही पूरी हो जाती है, बाय डिफॉल्ट पूरी हो जाती है। आगे देखें तो मेल इज अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज, ये लीगल एज की बात है, और फीमेल इज अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये तो स्वाभाविक बात है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो अपने आप में विवाह जो है वो नल एंड वॉइड कहा जाता है, वो चाइल्ड मैरिजेस के कैटेगरी में आता है। तो वैसे ही वो नल एंड वॉइड है, तो ये स्वाभाविक सी बात है। और चौथी, पार्टीज आर नॉट इन अ डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। यस, कुछ प्रकार की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी होती है, जैसे सेम सेक्स रिलेशनशिप। वैसे तो इस आधुनिक युग में हमारा सुप्रीम कोर्ट भी सेम सेक्स मैरिजेस को बहाली देता है, सेम सेक्स रिलेशनशिप को बहाली देता है, उसे वैध करार देता है। मगर अभी भी कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, कुछ ऐसे संबंध है जिनको अवैध कहा जाता है आज भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक स्वाभाविक सी बात है जो आमतौर पे जो है फुलफिल हो जाती है। तो ये इसके कंडीशंस है। इतनी कंडीशन अगर फुलफिल हम लोग कर पाए, देन बोथ पार्टीज कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज। देखें आगे, द प्रोसीजर ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। ये पूरी प्रोसीजर है जिसकी शुरुआत नोटिस से होती है। एक मीडिया में एक पब्लिक नोटिस दी जाती है और उसके तहत उसमें नाम दोनों पार्टी के और अन्य जो विगतें हैं वो वहाँ दी जाती है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो उस नोटिस की कॉपी लेकर जो है एक अपील कर सकता है, और आगे चलकर अगर वो अपील जायज़ साबित हो तो ऐसे मैरिजेस को नकारा दिया जाता है। मगर आमतौर पे ये फॉर्मेलिटी होती है, किसी को आपत्ति नहीं होती है। अगर दोनों पक्षों के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे लगता है कि ये विवाह संपन्न हो सकते हैं। देखेंगे नोटिस, द पार्टीज कैन गिव नोटिस इन राइटिंग इन फॉर्मेट कंटेन्ड इन शेड्यूल 2। यहाँ फॉर्मेट भी दी हुई है कि कैसे अन्य पार्टीज को, अलग अलग पार्टीज को नोटिस देनी होगी। अबाउट देयर इंटेंशन टू मैरी to the district marriage officer, provided that one of the parties were living in that district for at least 30 days before such a notice। किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर के पास ये नोटिस हमें ले जानी होती है। और यहाँ एक छोटी सी कंडीशन है, दोनों में से एक पार्टी उस डिस्ट्रिक्ट में 30 दिन जो है रहनी चाहिए मिनिमम, वो नोटिस देने का पहले। ठीक है, तो ये यहाँ छोटी सी एक कंडीशन है। दूसरी देखें तो नोटिस बुक एंड पब्लिकेशन। द मैरिज ऑफिसर शैल कीप द नोटिस इन द नोटिस बुक विच शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। सच नोटिस टू बी पब्लिश्ड बाय अफिक्सिंग ए कॉपी ऑफ इट इन कॉन्स्पिशियस प्लेस। यस, तो एक नोटिस बुक भी रखी जाती है, पूरे जिले की होती है, जिसमें ऐसी एप्लीकेशंस को रखा जाता है और ये ओपन फॉर ऑल होती है, सब वहाँ देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो वहाँ भी मैरिज ऑफिसर के द्वारा ये नोटिस रखी जाएगी। Objection to marriage before the expiration of 30 days of the publication of notice। नोटिस के पब्लिकेशन होने से 30 दिनों में अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करवानी होगी विद इन 30 डेज। अगर
यह 30 दिन चुक गए, देन नो वन कैन एक्चुअली रेज ऑब्जेक्शन। आगे देखें, एनी पर्सन कैन ऑब्जेक्ट सोलेमनाइजेशन ऑफ सच मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इफ नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड देन मैरिज कैन बी सोलेमनाइज्ड। यस, इफ नो ऑब्जेक्शन देन मैरिजेस कैन बी सोलेमनाइज्ड। प्रोसीजर फॉर ऑब्जेक्शन में अगर देखें तो मैरिज ऑफिसर shall not take more than 30 days to inquire into complaints and arrive at a decision. If the complaint is withdrawn on or grounds are not such to prevent the solemnization of marriage, then the marriage can be solemnized. Yes, पहले तो नोटिस पब्लिश होने से 30 दिनों के अंदर किसी को आपत्ति है तो उसे दर्ज करानी होगी। डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर जिसके पास वो आपत्ति दर्ज हुई है उसे 30 दिनों के अंदर ही कोई भी एक्शन लेना होगा, वेदर यस और नो। उसे या तो बोलना होगा कि ये जो ऑब्जेक्शन है ये वैलिड नहीं है, वाजिब नहीं है, या तो बोलना होगा कि ऑब्जेक्शन है ये वैलिड है। तो उसे किसी भी प्रकार से 30 दिनों में फैसला करना होगा कि क्या ये मैरिज संपन्न हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यही बात यहाँ दी हुई है। मगर मीनवाइल अगर कंप्लेंट विड्रॉन हो जाए या उसे लगे कि ये कंप्लेंट खराब है तो ये मैरिजेस जो है वे संपन्न हो सकते हैं, मैरिजेस को किया जा सकता है। तो यही इसकी प्रोसीजर है। आगे देखें तो अपील है। इफ द मैरिज ऑफिसर डिनाइज सच मैरिज देन आइदर पार्टी इंटेंडिंग टू मैरी कैन अपील द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर और रेफ्यूजल। यहां हमें 30 दिन याद रखने हैं। 30 दिन कॉमन है। सबसे प्रथम तो नोटिस, 30 दिनों के अंदर ऑब्जेक्शन, उसके 30 दिनों के अंदर डिसीजन और उसके 30 दिनों के अंदर अपील। सो दिस इज द प्रोसीजर एंड वी नीड टू रिमेंबर ओनली द कंडीशन ऑफ 30 डेज कि ये सारी चीजें अगर करनी है तो 30 दिनों के अंदर ही करनी होगी। तो यहाँ अपील में भी हमें 30 दिन देखने को मिलते हैं। द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द मैरिज ऑफिसर। और यहाँ जो निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, जिला अदालत के द्वारा जो दिया जाएगा वही मान्य रहेगा और उसे मैरिज ऑफिसर को भी उस निर्णय को फॉलो करना होगा। आगे देखें तो पार्टीज एंड विटनेसेस बिफोर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज द पार्टीज एंड 3 विटनेस शैल साइन अ डिक्लेरेशन। 3 विटनेस, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, विच इज टू बी काउंटर साइंड बाय द मैरिज ऑफिसर। ये सामने दोनों पक्ष प्लस उसके जो विटनेस है वो और मैरिज ऑफिसर दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे इस एग्रीमेंट के तहत। सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज अपॉन द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज द मैरिज ऑफिसर shall keep the certificate of marriage in his book which is signed by the parties and 3 witness। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि आपके मैरिज को वैध बना पाए। आगे देखें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज यानी कि पंजीकरण। तो कह सकते हैं कि एनी मैरिज विच इज नॉट सोलेमनाइज्ड अंडर स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 कैन बी रजिस्टर्ड बाय मैरिज ऑफिसर इन द फॉलोइंग इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। सबसे प्रथम, द सेरेमनी ऑफ मैरिज इज परफॉर्म्ड एंड पार्टीज आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ एवर सिंस। दूसरा, नाइदर पार्टीज एज ए लिविंग स्पोज, किसी को भी जीवन साथी ना हो। तीसरा, नाइदर ऑफ पार्टीज इज एन इडियट और लूनेटिक, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर। जब पंजीकरण हो रहा है तब बोथ पार्टीज हैव कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 21 ईयर्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो ये सारी शर्तें हैं मैरिज के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अगली जो हमने शर्तें देखी वे थी सोलेमनाइजेशन, यह मैरिज को संपन्न करवाने के लिए, मगर ये जो शर्तें हैं ये सारी पंजीकरण के लिए है। देखिए आगे डाइवोर्स की बात यहाँ की गई है। द पिटिशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स कैन बी ग्रांटेड इफ एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। देखते हैं सर्वप्रथम, हैज वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पोज। यस, वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स है अपने जीवन साथी नहीं मगर किसी और के साथ। तो ऐसे में जो पिटिशनर है वो पिटिशन फाइल कर सकता है, यानी कि जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष है, वो पिटिशन फाइल कर सकता है, वो बन जाएगा पिटिशनर। हैज ट्रीटेड द पिटिशनर विथ क्रूएल्टी, कोई भी पिटिशन फाइल करवाने वाला पक्ष हो उसको अपने प्रतिपक्ष से क्रूएल्टी का, या आप कह लीजिए कि किसी भी प्रकार के आक्रमण का, किसी भी प्रकार के द्वेष का सामना करना पड़ा हो। आगे देखें, डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर 2 years कंटिन्यूसली।
इमीडिएटली बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। यस, तो कुल मिला के जो पीड़ाएं है, यातना है, अत्याचार जो किए जाते हैं, ऐसे मामलों में स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत ही डाइवोर्स की सुविधा उपलब्ध है। आगे देखें तो अंडरगोइंग पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर फॉर द ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड। अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात आ जाए तो इंडियन पिनल कोड के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की जो कैद की जो प्रावधान है वो यहाँ हमारे आईपीसी में दिए हुए हैं। इज इनक्यूरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड एंड सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिसऑर्डर, इज सफरिंग फ्रॉम ए इनक्यूरेबल एंड विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, is suffering from communicable venereal disease, has not been heard of as being alive for 7 years or more. After 1 year or more of the decree of the judicial separation is passed, no restitution of conjugal right even after 1 year or more of the decree of the restitution of conjugal rights। यहाँ भारी मात्रा में कानूनी शब्दों का प्रयोग हुआ है, मगर सिंपली अगर मैं आपको बताऊं सरल रूप से तो ये सारी कंडीशंस है, और जिसके तहत अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुई तो यह कानून में ऐसा प्रावधान है, यह कानून सहूलियत देता है कि विवाह विच्छेद भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें तो नो पिटिशन ऑफ डाइवोर्स कैन बी एंटरटेन्ड बाय एनी कोर्ट विद इन 1 year ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। यस, विद इन 1 year आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 के तहत विवाह किए हैं तो। ठीक है, आपको राह देखनी होगी, 1 वर्ष के पश्चात आप लोग पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो यही बात है, यही चीज़ें हमें यहाँ से समझनी है, ग्रहण करनी है। आगे देखें तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ए पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स कैन बी फाइल्ड बाय बोथ द पार्टीज ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव नॉट लिव्ड टुगेदर इन द लास्ट 1 year, हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली डिसाइडेड नॉट टू लिव टुगेदर। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। जो अगली हमने चीज़ें देखी थी वो 1 पार्टी थी। ठीक है, किसी एक पक्ष जो है वो असंतुष्ट है, वो खुश नहीं है, मगर यहाँ म्यूचुअल कंसेंट की बात है। और अगर दोनों पार्टी को लगे कि हम लोग पिछले 1 साल से साथ नहीं रह रहे हैं, अगले समय में साथ नहीं रह पाएंगे और साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो इन दैट केस दे कैन म्यूचुअली अप्लाई फॉर डाइवोर्स। आगे देखें मेंटेनेंस एंड एलिमोनी, यानी कि गुजारा भत्ता। एन एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय वाइफ टू पे मेंटेनेंस एंड सपोर्ट टू द एप्लीकेंट of such sum as decided by the court for a term not exceeding the life of the applicant. It can be gross lump sum amount or monthly payment. Yes, जैसे कोर्ट डायरेक्ट करे डाइवोर्स के केस में, वैसे लमसम अमाउंट या मंथली अमाउंट जो है किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को देनी होगी इन केस ऑफ डाइवोर्स या जो है इन केस ऑफ म्यूचुअल डाइवोर्स। तो यही बात है, यही चीज़ है आज के इस लेख में हमें समझनी। आगे हमें 2 मुद्दे देखने हैं, जिसके तहत एक मुद्दा इसके क्रिटिसिज्म का है, एक मुद्दा इसके महत्व का है। वो चीज़ें देखने के बाद आज हम हमारा यह सेशन जो है उसे संपूर्ण जो है उसे परिपूर्ण कर सकेंगे, इसे समाप्त कर सकेंगे। अब अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है। देखिए, भले ही इस एक्ट के तहत स्पेशल मैरिजेस को बहाली दे दी गई, उसे वैध बना दिया गया, मगर हमारा समाज ऑर्थोडॉक्सी है। आज भी भारत के कई इलाकों में, कई प्रदेशों में, पूरे पूरे क्षेत्रों में, कई कस्बों में इंटरफेथ और इंटर रिलीजियस या इंटरकास्ट मैरिजेस को माना नहीं जाता। और आगे चलकर अगर किसी ने भी ऐसे विवाह किए हो तो उसके लिए जो है उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी का एक निरंतर जोखिम रहता है, वो जो है जीवन पर्यंत, जब तक वो जिए तब तक। तो इसीलिए ये कानून उस दृष्टि से असफल माना जाता है कि भले ही यह कानून ने वैधता प्रदान की हो, मगर एक रक्षा जो है वो यहाँ प्रदान नहीं होती, उसकी गैरहाजिरी देखने को मिलती है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि विवाह करने वाले व्यक्तियों के ऊपर खतरा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, तो यही एक उसकी सबसे बड़ी
हम लोग कह सकते हैं इस कानून की सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ा डिमेरिट है, और इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हम यही मुद्दे को देखेंगे। अब अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो जैसे हमने बताया कि भारत एक ऐसा विशाल विविधता से भरपूर प्रदेश है, देश है या राष्ट्र कह लीजिए, तो इसमें स्पेशल मैरिजेस एक्ट को लीगल बनाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात, ठीक है। और यही एक इसकी महत्वता है। आज़ादी के पश्चात तुरंत ही कुछ ही वर्षों में, 5 या 6 वर्षों में ही ऐसा मैकेनिज्म यहाँ लागू किया गया ताकि ऐसे लोगों के अधिकारों का रक्षण हो सके जो लोग इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो। तो यही बात है आज के इस सत्र की। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही में जो मैंने आपको अपील की कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आप ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ जुड़े। जीएस के लेकर आपकी जो मांगे है, आपका जो जीएस है वो यहाँ हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ में पढ़ाई करके यूट्यूब के माध्यम से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह पर अगले एक कानून के साथ, महत्वपूर्ण कानून के साथ, जिसने भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई हो। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।